नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर सिंचाई मंत्री ने सेना व मोदी की सराहना। आपदा के समय सुरक्षा करने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की होती है अहम भूमिका, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। सेक्टर 23 व दुर्गा कॉलोनी की महिलाएं पीने के पानी की समस्या को ले पहुंची समाधान शिविर में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीने के पानी की समस्या को लेकर मिला जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता से। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने की द्वार सभा। हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी के नेतृत्व व सेना के पराक्रम की सराहना की। वहीं हरियाणा का पानी रोकने पर वो भगवंत मान पर भड़की तो कांग्रेस की कमजोरी पर बार बार हुड्डा को निशाना बनाया। मंत्री श्रुति चौधरी ने अपने भिवानी आवास पर लोगों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को फोन कर अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही समाधान करवाया। वहीं मीडिया से रूबरू होते हुए मंत्री श्रुति चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि यह भावनात्मक ऑपरेशन था, जिसको लेकर मोदी के मजबूत नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म किया। उन्होंने कहा कि सेना की 2 बहादुर महिला अधिकारियों ने बहादुरी का परिचय दिया। सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा कि यह भावनात्मक ऑपरेशन था, जिसे लेकर मोदी के मजबूत नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को खत्म किया। उन्होंने कहा कि सेना की 2 बहादुर महिला अधिकारियों ने बहादुरी का परिचय दिया। वहीं हरियाणा का पानी रोकने पर श्रुति चौधरी ने कहा कि भगवंत मान की गैर जिम्मेदार सरकार ने पानी बंटवारे के नियम को तोड़कर लोकतांत्रिक सिस्टम बिगाड़ा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार कार्यवाही कर रही है, 10 दिनों के बाद हरियाणा को उसके हक का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही हरियाणा कांग्रेस की कमजोरी के बहाने श्रुति पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, पर कांग्रेस यहाँ तक पहुंच गई है कि वो ये जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रही है। हमारी तमाम फोर्सेस जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर और आतंकियों का खात्मा करने का काम किया, और आप देखिए कि किस भावनात्मक रूप से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश को बहुत मजबूत नेतृत्व देने का काम किया है। और चाहे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से लॉन्च किया, किस प्रकार से दुनिया के सामने उसको पेश किया, जहाँ हमारे 2 बहुत काबिल महिलाओं ने उसका नेतृत्व किया, लोगों को बताया कि किस प्रकार से ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी, दुनिया को बताया। तो ये एक हमारे इतिहास में हमेशा ये चीज़ याद रखी जाएगी। और उसके संदर्भ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कि इस बारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भाखड़ा का जो पानी है, जो हमारे हिस्से का जो था, जो बीबीएमबी निर्धारित करता है स्टेट को कि कितना पानी कहाँ जाएगा, निर्धारित करने के उपरांत पंजाब नहीं मैं कहूँगी, भगवंत मान जी ने, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, एक बेहद गैर-जिम्मेवार सरकार है, और उन्होंने ये काम किया, एक लोकतंत्र व्यवस्था को ख़राब करने का काम किया, जहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स शेयर करती हैं पानी। और आज वो कह रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। आप देखिए कि पीने के पानी की कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। आज भी मैं गांव दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं, और आज भी मैं कितने गांव में गई और वहाँ पे टैंकर भेजने की अब नौबत आ गई है। तो इस प्रकार से जो वाटर वर्क्स जो हैं खाली भी कई जगह अब देखने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और कमी नहीं आने देंगे। ये
आगे सिर्फ 8-10 दिन की बात है, क्योंकि 21 तारीख से तो वो नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी और भाखड़ा का पानी फिर से उसी मात्रा में शुरू हो जाएगा। डीसी भिवानी महावीर कौशिक ने कहा है कि किसी भी प्रकार की आपदा के दौरान आम जन की जान माल की सुरक्षा में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है। दो देशों की लड़ाई के दौरान यदि सीमाओं पर सेना हमारी रक्षा करती है तो देश के आंतरिक हिस्सों में प्रशासनिक अमले के साथ में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हमारी मदद करते हैं। ऐसे भी सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को जरूरत के समय उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी जरूर होनी चाहिए। डीसी पंचायत भवन में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर में अपना संदेश दे रहे थे। इस दौरान एसडीएम महेश कुमार और नगराधीश अनिल कुमार भी मौजूद रहे। डीसी महावीर कौशिक ने कहा कि आपदा प्राकृतिक या मानव निर्मित किसी भी प्रकार की हो सकती है। दोनों ही हालातों में हमें अपने जान माल की सुरक्षा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को आपदा के समय समाज सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। अपने आसपास यदि कोई असुरक्षित महसूस करता हो तो उसका जीवन बचाने में मदद करनी चाहिए। वहीं प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम महेश कुमार ने सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को संबोधित करते हुए बताया कि सिविल डिफेंस तैयार करने के लिए बाकायदा हमारी पार्लियामेंट द्वारा वर्ष 1968 में एक कानून पारित किया गया था ताकि जरूरत के समय उनकी मदद ली जा सके। उनकी सेवाएं एक तरह से एक समर्पित राष्ट्र सेवक के रूप में होती हैं जो निःशुल्क होती हैं। उन्होंने आपदा प्रबंधन के दौरान बनने वाली ब्लैकआउट की स्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस पर विस्तार से बताया। सीटीएम अनिल कुमार ने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना का होना जरूरी है। युवा पीढ़ी ऊर्जा का भंडार होती है और वे किसी भी स्थिति से निपट सकते हैं। वहीं रेड क्रॉस सोसाइटी ने प्राथमिक उपचार सहायता की जानकारी दी। प्रवक्ता संजय कामरा और जिला प्रशिक्षण अधिकारी विकास कुमार ने प्राथमिक उपचार के बारे में डेमो कर सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को विस्तार से जानकारी दी। जैसे कि आपको मालूम है कि वर्तमान में जैसे हालात थे उसके दृष्टिगत जो नागरिक सुरक्षा है, जो सिविल डिफेंस का इशू है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो उसी के दृष्टिगत आज हमने ये यहाँ पे प्रशिक्षण रखा है वॉलंटियर्स के लिए। जो सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स हैं उनको हमने परसों एक ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवाया था और हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि युवाओं में इतना जोश है देश के प्रति, समाज के प्रति। तो इतनी भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि आज यहाँ एनसीसी के, एनएसएस के, एक्स सर्विसमैन और स्काउट्स और नेहरू युवा केंद्र के जो स्वयं सेवक हैं वो यहाँ पे आए हैं। तो उनको जो सिविल डिफेंस है, नागरिक सुरक्षा है, उसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए सिविल सर्जन ऑफिस से एक्सपर्ट्स हैं जो उनको मेडिकल एड के बारे में बताएंगे। फायर विभाग से हैं जो आग लगने पर आग को कैसे बुझाएं उसके बारे में बताएंगे। और एनडीआरएफ से हैं जो आपदा, किसी तरह की कोई आपदा आ जाती है उसके बारे में बताएंगे। एनसीसी से एक्सपर्ट्स हैं, एसडीएम साहब हैं। तो ये कि अगर कोई रेड होती है, कोई आपदा आती है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा। और इसके बाद ये तो जो शिविर हमने रखा था ये आज मुख्यालय स्तर का था। इसके बाद जो बाकी सब डिवीज़न हैं तो शाम सिवानी और लोहारू, वहाँ पे भी ऐसे ही प्रशिक्षण कार्यक्रम रखे जाएंगे ताकि पूरे ज़िला में हमारे पास जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स हैं उनकी एक टीम तैयार हो जाए ताकि किसी तरह की अगर कोई आपदा आती है तो उसका हम मुकाबला कर पाएँ। सर, भारत और ये जो सिविल डिफेंस है ये एक बहुत पुराना इशू है और जैसे मैंने जो हिस्ट्री बताई है, हमारे देश के तरफ दोनों तरफ एडवर्सरीज हैं जो देश के हितों के खिलाफ अक्सर काम करते रहते हैं। तो उसको सारा देखते हुए जो सिविल डिफेंस का जो आइडिया है वो चलाया गया था। तो वर्तमान हालात में भी एक तरह से जो सिविल डिफेंस है उसको एक बार रीएक्टिवेट करने के लिए, लोगों को दोबारा एक्टिव करने के लिए ये जो शिविर हैं इनका आयोजन किया जा रहा है। मेरा नाम अमित कुमार है, मैं सह ग्रुप लीडर हूँ हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आज़ाद ओपन ग्रुप का। आज जिला प्रशासन के द्वारा एक कैंप आयोजित किया गया है जिसमें एनडीआरएफ टीम के द्वारा और सिविल अस्पताल और हमारे जो फायर ब्रिगेड के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि भाई फर्स्ट एड किस प्रकार आपातकालीन सेवाओं में दिया जा सके और किस प्रकार अगर कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो एनडीआरएफ के द्वारा ये प्रशिक्षण दिया गया है। कोई बिल्डिंग गिर जाती है तो उस व्यक्ति को कैसे सुरक्षित और जिंदा निकाला जा सके, इस प्रकार का भी अंदर प्रशिक्षण दिया गया है।
और ये प्रशिक्षण मैं मानता हूँ आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर था आज का, जो कि जिन बच्चों ने आज ये प्रशिक्षण लिया है वो आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा। और फर्स्ट एड का जो प्रशिक्षण दिया गया है, CPR का दिया गया है, और जो कि ब्रीदिंग जो ली जाती है और उसका समझने का प्रशिक्षण दिया गया है। और जहाँ चोट लगती है तो फ्रैक्चर में जैसे फर्स्ट एड कैसे की जाए, किस प्रकार उसको बचाया जा सके और सुरक्षित अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। आप जानते हैं कि आज पंचायत भवन में DC के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग और हमारे 11 हरियाणा बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश दहिया के नेतृत्व में हम यहाँ पर पहुंचे हैं, जिसमें हमारी 11 हरियाणा बटालियन की सभी कॉलेजेस की, चाहे वो वैश कॉलेज है, एमएनएस गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है, सभी के कॉलेजेस के कैडेट्स यहाँ पर पहुंचे हैं। जहाँ पर हमें DC जो हमारे उपायुक्त हैं महावीर कौशिक जी ने हमें बताया कि अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, जिसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के जो एक्सपर्ट्स थे वो यहाँ पर आए। जैसे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से डॉक्टर विपिन गुप्ता जी आए, हमारे रेड क्रॉस से संजय कामरा जी आए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यहाँ पर आई है, और हमारे SDM सर जिन्होंने हमें बताया कि ब्लैकआउट के दौरान हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और स्पेसिफिक एक NCC कैडेट्स अपनी क्या भूमिका निभा सकता है। तो हमें इसके बारे में विस्तार सहित बताया गया, जैसे कि हमें CPR के बारे में, कार्डियो पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, कैसे हम जो कोई इंसान है वो अगर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है तो कैसे हम उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। हुड्डा सेक्टर 23 की महिलाएं अपने क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं के शिकायत को लेकर समाधान शिविर पहुंची। उनका कहना था कि यह न तो पीने का पानी आता है और न ही सड़क और गलियों की हालत ठीक है। क्षेत्रवासी नरकीय जीवन जी रहे हैं। महिलाओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनके समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो मजबूरन उन्हें प्रदर्शन के लिए रोड पर उतरना पड़ेगा। सेक्टर 23 निवासी मीना शर्मा ने बताया कि सेक्टर वासी नरकीय जिंदगी जी रहे हैं। यहाँ पर रोड टूटे हुए हैं, सीवरेज लाइन जाम है, पीने के पानी की समस्या तो काफी दिनों से चल रही है। पीने का पानी काफी दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहा है, लोगों को मोल टैंकर लेकर काम चलाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्कों की व्यवस्था भी बिगड़ी हुई है। इन सभी समस्याओं को लेकर समाधान के लिए वो शिविर में पहुंचे। उन्हें आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द पानी की समस्या और सड़कों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। वहीं महिलाओं ने कहा कि यदि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें रोड जाम करना पड़ेगा। हम सभी इकट्ठे होकर 23 सेक्टर से एकत्रित हुए हैं। आज हम सब समाधान शिविर में उपस्थित हुए और हमने अपनी सारी समस्याएं रखी। अब हम प्रेस के सामने भी अपनी समस्याएं रख रहे हैं ताकि प्रशासन की आंखें खुलें और हमारी समस्याओं का समाधान हो। पहले हमारी समस्या है पानी की, जो सबसे मूलभूत हमारी चीज है वो हमें नहीं मिल रही। हम सभी टैक्स पेई आदमी और हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। पानी तो एक बूंद भी नहीं आता और 1 हफ्ता हो गया पानी, सब औरतें इतनी परेशान है पानी के लिए, बच्चे प्यास से मर रहे हैं, हर जानवर भी प्यासे हैं हमारे, और तो क्या जो कुत्ते बिल्ली वो भी प्यासे हैं। समाधान शिविर में सुना वो समाधान शिविर अब जब देखेंगे जब हमारा समाधान का कुछ हल होगा, लेकिन अगर वे सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है तो वो प्रशासन पता ही देगा हमें कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट है या हमारी समस्याओं का भी कुछ समाधान है। बाद फिर हम मटका लेके आऊंगे। मीना शर्मा, सेक्टर 23 की निवासी। आप नाम तो सेक्टर है लेकिन आप जाके देखोगे अगर नरक से भी ज्यादा उसका बुरा हाल है। सबसे बड़ी आप पता है कि गर्मी में सबसे ज्यादा समस्या पानी की है। पानी हमारी ना पानी है, ना सफाई है, ना लाइट है और ना सफाई है। पूरे पार्कों का बुरा हाल है। तो आज हम आए थे समाधान शिविर में। मैं तो इन दिनों आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है 42-45 डिग्री टेम्परेचर हो चुका है, पानी एक बूंद भी नहीं आ रहा 1 हफ्ते से। तो जितने भी हमारे साथी हैं, सेक्टर की महिलाएं हैं, वो परेशान होकर स्कूलों से छुट्टी ले लेके आ जाए हैं कि चलो समाधान शिविर में हमारा कोई समाधान हो। वैसे हम ऊपर तक कई बार शिकायत कर चुके हैं, JE को भी कर चुके हैं, SDO को भी कर चुके हैं, SDO को भी कर चुके हैं, लेकिन शिकायत कर करके हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं, शिकायत कर करके हम इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं ना। तो आज हमें लगा कि हमने बहुत ज्यादा सुना था कि सरकार ने एक समाधान शिविर चला रखा है, इसमें समस्याओं का हल होता है, ये भी देख लेते हैं। अगर ये नहीं हुआ तो अगले हफ्ते सब हम मटका लेकर के आएंगे। हाँ भाई आओगे ना, खाली मटका लेके पूरा ही फोड़ागे जी। वहीं दूसरी ओर दुर्गा कॉलोनी के निवासी भी पानी की समस्या को लेकर समाधान शिविर पहुंचे। उन्होंने बताया कि 2 महीने से पानी को लेकर लोग काफी परेशान हैं और टैंकर मंगवा कर पानी पी रहे हैं। एक्सियन को वो ज्ञापन भी दे चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है।
वहीं दुर्गा कॉलोनी निवासी भी अपनी समस्याओं को लेकर समाधान शिविर में पहुंचे। लोगों का कहना था कि यहाँ पर 2 बूस्टर लगे हुए हैं पानी के, लेकिन पानी की बूंद भी यहाँ नहीं आ रही है। उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि पानी कहाँ भेजा जाता है। जब पानी के लिए फोन करते हैं तो उन्हें टाइम देकर चुप कर दिया जाता है। अधिकारियों से बातचीत की गई है तो उन्होंने कहा कि टैंकर भिजवा देंगे, लेकिन टैंकर आने के बाद गली में टैंकर को लेकर ही झगड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कि थोड़ा इंतजार के बाद अगर पानी नहीं आया तो वो रोड जाम करेंगे और जो भी नुकसान होगा वो प्रशासन का होगा। धन्नो नाम है मेरो, 3 नंबर गली है हमारी, हिंदू आई स्कूल के कने आगे समझ में। और पानी खातर हम बहुत परेशान हो रहे हैं। डीसी का भी आ लिया, डीसी का भी कोई सुनाई नहीं हुआ है। हम यहाँ पानी की समस्या के लिए कोर्ट में पहुंचे हैं। आज सुबह से घर से 9 बजे निकले थे। पहले हम एक्शन के गए, एक्शन वहाँ अपनी चेयर पे नहीं पाए। हमको पहुंचे तो हमने वहाँ सर से बात की। सर ने बोला कि कोई ना, वहाँ पे हमारे जेई साहब से बात करवा के उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी पानी की समस्या हल करेंगे, थोड़े दिन रुक जाओ और हम आपको टैंकर की सप्लाई पहुंचा देंगे। लेकिन टैंकर सर क्या समाधान हुआ? आज एक घर में टैंकर आ जाएगा, 2 भर लेंगे, 3 भर लेंगे, फिर बाकी लोग जो आज हमारे संग 60-70 लोग आए हुए हैं यहाँ पे हमारे साथ, उन लोगों को पानी कैसे पहुंचेगा? टैंकर कोई समस्या का हल थोड़ी ना हुआ। इसलिए मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो जल्दी से जल्दी हमारी पानी की सुनाई ले, जाने की जबकि हम 2 बूस्टर के मालिक हैं। इस टाइम हमारे यहाँ 2 बूस्टर लगते हैं, लेकिन एक भी बूस्टर का पानी हमारे तक नहीं पहुँच रहा। तो हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारी पानी की सुनाई ले, चाहे कहीं से भी दे, पर हमें पानी चाहिए। मेरा नाम संतरा है, मैं दुर्गा कॉलोनी से हूँ और हिंदुआ स्कूल के दौरे पानी नहीं आता और 2-2 बूस्टरों के मालिक और फिर भी हमारे पानी नहीं पहुँचता। 150-200 घर में पानी नहीं है, 3 गलियों में पानी बिल्कुल भी नहीं है। आगे आ जाओ है, पीछे आ जाओ है, हम बीच बीच के रह जाओ। तो बताओ हम कहाँ जाएं? हमने भी तो पानी चाहिए। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सचिव मंडल की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल शहर व गांव में भयंकर पीने के पानी के संकट के समाधान एवं वैकल्पिक व्यवस्था करने के बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता दलबीर सिंह दलाल व कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत से मिले। प्रतिनिधि मंडल में पार्टी जिला सचिव कामरेड ओम प्रकाश व सचिव मंडल सदस्य सुखदेव पालवास थे। दोनों नेताओं ने अधिकारियों को बताया कि पूरे शहर के बीच वाले हिस्से व अलग अलग कॉलोनियों व मोहल्लों तथा गांव में पेयजल की गंभीर समस्या चल रही है। कई मोहल्लों व कॉलोनियों में पानी के पूर्ण प्रेशर के बगैर पानी नहीं आता है तथा कई जगह सीवरेज मिला हुआ गंदा पानी आता है जो पीने के लायक नहीं होता है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सचिव मंडल की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता दलबीर सिंह दलाल व कार्यकारी अभियंता सूर्यकांत ने बताया कि हमारे शहर के 15 टैंकों में कुल मिलाकर 173.90 फीट पानी रखने की क्षमता है और अब इन टैंकों में 36.9 फीट पानी बचा हुआ है, जो कुल क्षमता का 21.21% है। 9 ट्यूबवेल नए स्थापित किए गए हैं। पहले एक दिन छोड़कर एक दिन पानी आपूर्ति की जाती थी, अब 23 मई तक 2 दिन छोड़कर एक दिन आपूर्ति की जाएगी तथा जिन मोहल्लों में गलियों में पानी नहीं चढ़ेगा वहां सार्वजनिक तौर पर टैंकरों से पानी भिजवाया जाएगा। पीछे से बागड़ा बांध का पानी नहीं मिलने से यह समस्या आ रही है। आज हम सुबह से ही बहुत गहन चिंता कर रहे थे कि भाई आने वाले टाइम में पानी की समस्या कैसे हल होगी। पानी बहुत कम है। हमारे जो वाटर वर्क्स हैं, महम रोड पे 6 वाटर वर्क्स हैं, 7 जो है वो तोसाम बाईपास पे है डाबर कॉलोनी में, और 2 वाटर वर्क्स हैं हमारे निनार में। उनका लेवल बहुत कम हो गया है, करीब करीब भिवानी वालों में तो 1 फुट और उससे भी कम है, और ये तोसाम बाईपास पे 3 फुट पानी बचा हुआ है, और ये जो 99 है इनमें 3 फुट 3.5 फुट पानी बचा हुआ है। तो हम एससी साहब से, दलबीर दलाल जी से भी और हमारे एक्शन साहब से मिले हैं कि नहर 23 तारीख को आपकी बता रहे हैं, और अभी तमाम कॉलोनियों में, शहर के बीच में, गांव में पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, कहीं 4 दिन से पानी नहीं आ रहा, कहीं 3 दिन से पानी नहीं आ रहा। तो कैसे समस्या का समाधान आप करेंगे? तो उन्होंने हमारे को बताया कि हम 2 दिन छोड़ के 1 दिन पानी देंगे। अभी 9 नए ट्यूबवेल लगाए हैं हमने, और बाकी जगह हम टैंकर के जरिए पानी भिजवाएंगे। टैंकर किसी इंडिविजुअल के घर नहीं जाएगा, गली में खड़ा होगा टैंकर, और 23 तारीख को नहर आ जाएगी। तो ये बड़ी भारी दिक्कत है, पानी की बड़ी भारी समस्या है। शहर के लोग
बहुत परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, पानी नहीं आ रहा है। और कई कॉलोनियों में तो कई दिन से पानी नहीं आ रहा, कईयों में गंदा पानी आ रहा है, वो सीवरेज और उससे मिली हुई है पानी की लाइन। और हम स्टेट के जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मीटिंग भी बुलाई थी, सर्वदलीय मीटिंग, उसमें हम CPIM की तरफ से गए हुए थे। हमने सुझाव दिया था कि BBMB ने जो निर्णय दिया है 23 तारीख को भी दिया है, 30 तारीख को भी दिया है, 2 तारीख को केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी कि 4500 क्यूसिक पानी हरियाणा को दिया जाए, उसका हक बनता है। और BBMB का निर्णय माना नहीं पंजाब सरकार ने, और वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी चली गई BBMB, उन्होंने भी निर्णय दिया कि हरियाणा का पानी दिया जाए। लेकिन हमने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार से मिलकर सैनी सरकार और वहां पंजाब में भगवंत मान की सरकार को बुलाया जाए और ये हरियाणा का पानी दिया जाए। अब वो पानी सेंट्रल गवर्नमेंट दबाव नहीं दे रही, हम तो यही मानेंगे क्योंकि BBMB उसके अंदर में है सेंट्रल गवर्नमेंट के, और मान साहब अपनी जीत बता रहे हैं। तो ऐसे समय में मानवीय आधार पर, वस्तुगत आधार को देखते हुए हरियाणा को पानी मिलना चाहिए था। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी संगठन ने सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर एक सभा का आयोजन किया। इस सभा की अध्यक्षता प्रधान सत्यवीर स्वामी ने की। वहीं इस दौरान बिजली बोर्ड यूनियन के राज्य उप प्रधान राजेश सांगवान, सर्कल सचिव अशोक गोयल व कोषाध्यक्ष अशोक साहनी भी उपस्थित रहे और उन्होंने 20 मई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल में अधिक से अधिक भागीदारी को लेकर अपना संबोधन किया। प्रधान सत्यवीर स्वामी ने कहा कि मॉडल संस्कृति और PM श्री जैसे स्कूल्स बनाकर सरकार ने कुठाराघात किया है। CBSE से विद्यालय जोड़कर सरकार कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने द्वार सभा का आयोजन किया और शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय विद्यालयों को CBSE बोर्ड से जोड़े जाने के सरकार के फैसले की निंदा की और CBSE बोर्ड से जोड़े गए राजकीय विद्यालयों को पुनः हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध करने एवं बोर्ड कार्यालय में कौशल रोजगार निगम के तहत बोर्ड कार्यालय में लगे चतुर्थ श्रेणी के कच्चे कर्मचारियों को लंबित वेतन शीघ्र जारी करने व कच्चे कर्मचारियों की हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई सेवा सुरक्षा की गारंटी को बोर्ड कार्यालय में यथावत शीघ्र लागू करने की मांग की। महासचिव सोमवीर पुनिया द्वारा हरियाणा सरकार को केंद्रीय बोर्ड से जोड़े जा चुके विद्यालयों को वापस हरियाणा बोर्ड से संबद्ध करवाते हुए अपने प्रदेश की इस संस्था की महत्ता को बरकरार रखने की मांग की गई। इसके साथ ही उनके द्वारा बोर्ड कैंपस में कई महीनों से खाली आवासीय मकानों का आवंटन शीघ्र करने तथा विभिन्न श्रेणियों में खाली पड़े पदों पर शीघ्र पदोन्नति करने की मांग भी की गई। मेरा नाम सोमवीर सिंह, मैं शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन संबद्ध सर्व कर्मचारी संघ में महासचिव के पद पर हूँ। आज की ये द्वार सभा हमने 20 तारीख को विभिन्न ट्रेड यूनियनों द्वारा बुलाई गई राष्ट्रव्यापी हड़ताल के समर्थन देने के लिए हमारे कर्मचारी साथियों को इकट्ठा किया है और समस्त कर्मचारी साथियों को इकट्ठा करके हमारे द्वार सभा बुलाने का उद्देश्य ये है कि अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। बोर्ड के विभिन्न मांग मुद्दों के लिए हम बार बार प्रशासन से विभिन्न माध्यमों से द्वार सभा या ज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराते रहते हैं। इस 20 तारीख की राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हमारे अधिक से अधिक कर्मचारी साथी भाग लेंगे तथा सरकार को हिलाने का काम करेंगे। सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि अब तक जो लड़ाई बोर्ड का कर्मचारी संगठन सिर्फ अपने लेवल के ऊपर और अपने ज्ञापनों के माध्यम से सरकार को आगाह करने की कोशिश कर रहा था, यदि सरकार समय रहते नहीं चाहती तो 20 तारीख के बाद विभिन्न ट्रेड यूनियनों से संपर्क साधते हुए और उनसे दिशा निर्देश प्राप्त करते हुए आगामी रणनीति हमारे बोर्ड से लगातार मॉडल संस्कृति और PM श्री के नाम से जा रहे स्कूलों के ऊपर एक बड़ी हड़ताल के लिए रूपरेखा हम तैयार करने का काम करेंगे। मैं सतवीर स्वामी, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संगठन 1016 का राज्य प्रधान। आज हमने गेट मीटिंग आयोजित की गई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 20 मई को देशव्यापी राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल है। हमारे मुख्य जो मुद्दा है वो संस्था पर एक सरकार ने कुठाराघात कर रखा है। प्रतिवर्ष जो गवर्नमेंट स्कूल है उनको सरकार CBSE बोर्ड में दे रही है, देने का काम निरंतर कर रही है, जिससे हमारी संख्या बच्चों की घट रही है और ऐसे धीरे धीरे संस्था मतलब इस रूप से तो बंद हो जाएगी। इस को लेकर तमाम कर्मचारी और अधिकारी वर्ग मतलब इससे
चिंतित है कि हमारी संस्था मतलब सरकार की मंशा क्या है वो बंद मतलब हो जाएगी। तो इसको लेकर हम मतलब सरकार से बार बार गुहार भी लगा चुके हैं कि हमारी इन स्कूलों को वापस करें, और नहीं तो मजबूरन हमारे जो हड़ताल है 20 तारीख मई को उसको हमारे तमाम बोर्ड का कर्मचारी उसमें शामिल होगा। ये हमारी राष्ट्रव्यापी हड़ताल के लिए हम कर रहे हैं क्योंकि तमाम कर्मचारी इसमें शामिल होने जा रहा है, क्योंकि तमाम कर्मचारी बोर्ड से है, बोर्ड जो संबंधित है वो बोर्ड हमें बंद होने के कगार पे पहुंच चुका है, क्योंकि लगातार परीक्षार्थियों की संख्या घटती जा रही है और सरकार का एक मतलब इसको खुली छूट दे रखी है कि यहाँ भी कुछ भी हो, जो भी कई चीजें ऐसी हैं जो अथॉरिटी कई अपनी मर्जी से करते हैं, मतलब खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आमदनी यहाँ पर फीस जो है अन्य बोर्डों से है ना जो काफी कम है। तो हम सरकार से भी अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी परीक्षार्थियों की संख्या बढ़े तो सरकारी स्कूलों को जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से जोड़ा जाए। कि देखिए +2 का जो परिणाम आया है उसमें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड जो गवर्नमेंट स्कूल है उसका छात्र ने टॉप किया है। तो इससे सरकार को सबक लेना चाहिए कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो छात्र हैं वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो इसलिए सरकार को बढ़ावा देना चाहिए। और अब चलते चलते विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख नगोजी ओके जो इवेला ने जापान के प्रधानमंत्री शिंगारू इशिता से मुलाकात की। इवेला ने कहा कि वैश्विक स्तर पर मुक्त व्यापार संकट में है। विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक ने इशिबा से कहा कि खुले बाजारों में अग्रणी होने के नाते उन्हें जापान से काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तेजी से बदलते शुल्क एवं अन्य नीतियों के साथ विश्व वाणिज्य को बाधित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि व्यापार वर्तमान में बेहद चुनौतीपूर्ण समय का सामना कर रहा है और यह काफी कठिन है। जापान के विदेश मंत्रालय ने उनके हवाले से कहा कि हमें इस संकट का इस्तेमाल हमारे सामने मौजूद चुनौतियों को हल करने के अवसर के रूप में करना चाहिए और व्यापार में नए रुझानों का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के अग्रणी के तौर पर जापान को विश्व व्यापार संगठन को बनाए रखने, मजबूत करने तथा बेहतर बनाने में मदद करनी चाहिए। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और चीन ने हाल ही में एक दूसरे पर लगाए गए भारी शुल्क में से अधिकतर पर 90 दिन की रोक लगाने को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति बनने की घोषणा की थी। जापान उन देशों में से है जो अभी तक अमेरिकी प्रशासन के साथ मोटर वाहन, इस्पात तथा एल्यूमिनियम सहित शुल्क में बढ़ोतरी पर कोई समझौता नहीं कर पाए हैं। जापानी अधिकारियों ने बताया कि ओके जो इवेला बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को बनाए रखने और सुदृढ़ करने के लिए जापान तथा विश्व व्यापार संगठन के बीच सहयोग को मजबूत करने के लिए जापान की यात्रा पर हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ऑपरेशन सिंदूर पर सिंचाई मंत्री ने सेना व मोदी की सराहना। आपदा के समय सुरक्षा करने में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की होती है अहम भूमिका, कहा डीसी महावीर कौशिक ने। सेक्टर 23 व दुर्गा कॉलोनी की महिलाएं पीने के पानी की समस्या को ले पहुंची समाधान शिविर में। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधि मंडल पीने के पानी की समस्या को लेकर मिला जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधीक्षक अभियंता से। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर शिक्षा बोर्ड कर्मचारियों ने की द्वार सभा। हमारे इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।